अस्सलाम वालेकुम नासा जावेद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा ने बतौर 29वें चीफ जस्टिस के हल्फ उठा लिया और हल्फ उठाने के बाद कल हल्फ बर्दारी की तकरीब और आज सुप्रीम कोर्ट पहुंचने तक बहुत सारी ऐसे चीजें हैं जो बड़ी गैर मामूली नौयत की हैं। आज उन्होंने गार्ड ऑफ ऑनर लेने से इनकार किया, फिर जो सरकारी BMW गाड़ी दी जाती है वो गाड़ी लेने से भी इनकार कर दिया। उनके अपने चैम्बर के बाहर चीफ जस्टिस नहीं लिखा हुआ बल्कि सिर्फ जस्टिस काजी फाइज ईसा लिखवाना पसंद किया है। उसके बाद बड़ा गैर मामूली इकदाम यह था कि गुज़श्ता 4 साल से जो फुल कोर्ट मीटिंग नहीं हो सकी, यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के तमाम तर जजेस एक साथ नहीं बैठ सके, आज बैठे हैं। फिर गैर मामूली इकदाम यह है कि आज बराह रास्त हमने बड़े इंपॉर्टेंट केस की प्रोसीडिंग्स को ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर ने देखा है। तो किस तरह से देख रही हैं ये जस्टिस काजी फाइज ईसा की तरफ से ये जो इकदामात हुए हैं बतौर चीफ जस्टिस, कितने गैर मामूली हैं और पहले ही दिन? मैं समझती हूँ उनकी अपनी तबीयत जो है ना वो ज़रा मुनफरद है, तो वो हर काम ज़रा मुख्तलिफ अंदाज में करते रहे। देखिए, एक तो उन्होंने सरीना ईसा को अपने साथ वहाँ पे शामिल किया जहाँ पे उन्होंने हल्फ अपना उठाया, और उससे शायद ये निशानदेही की कि ख़वातीन जो हैं वो मर्दों के बराबर हैं। और दूसरी बात यह है कि आज में दोनों कायम होते हैं, तो जो कोई कामयाबी होती है वो दोनों की वजह से होती है और नाकामी भी दोनों की वजह से होती है। मैंने कभी पहले नहीं देखा कि कोई चीफ जस्टिस या कोई भी जज हलफ उठाए तो उनकी अहलिया वहाँ आके उनके साथ खड़ी हों। एक तो ये अनोखी बात है। फिर वो जजीला असलम को उन्होंने मुकर्रर किया है पहली खातून। कथा कलामी के लिए माजरत मैडम, उसमें एक और डायमेंशन ये भी तो है ना कि सरीना ईसा साहिबा FBI के कमिश्नर के सामने भी पेश होती रही, फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी पेश होती रही। जब जस्टिस काजी फाइज ईसा पर रेफरेंस बनवाया गया था और सुप्रीम कोर्ट के 10 रुकनी बेंच ने कहा था कि ये रेफरेंस बदनीयती पर मबनी है, तो सरीना ईसा साहिबा भी जस्टिस काजी फाइज ईसा के साथ उसी कर्ब से, उस मुश्किल से गुजरी हैं। तो उन्होंने भी वही कुछ फेस किया है जो जस्टिस काजी फाइज ईसा ने फेस किया, वही मुश्किलात बर्दाश्त की। तो इसमें पैगाम भी तो था उनका वहां पर खड़े होकर, और बहुत से उन लोगों को पैगाम था कि जिन्होंने जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस भेजा था। आपको नहीं लगता कि ऐसा भी होगा? जी, यकीनन ऐसा था। और वहाँ पे जो बात थी ना जिसके ऊपर रेफरेंस था वो तो इन्हीं की सरीना ईसा की कोई इमलाक थे सिंध में। 3 मकान थे कोई जिनके बारे में ये सवाल हुआ था कि ये तो उनकी जो है आमदन फैज़ ईसा साहब की उससे उनका ज़्यादा है उनकी वैल्यू। तो उस पे सरीना ने ये कहा था कि जी मैं अमेरिकन स्कूल में पढ़ाती रही हूँ कई साल और मैंने ये अपनी तनख्वाह से ख़रीदे। तो सब अमेरिकन स्कूल वाली अगर उस जो है असातिज़ा उनके पास 3-3 मकान आ जाएं तो मैं समझती हूँ ये बड़ी अच्छी खुशाइंद बात है। लेकिन वो फिर रेफरेंस जो है वो किसी तकमील की नौबत तक आया नहीं, वो वैसे ही क्वाश हो गया था। सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने उसको क्वाश कर दिया था। जी जी। तो ये खामोश पैगाम भी था जिस वक्त जस्टिस काजी फाइज ईसा हल्फ ले रहे थे और उनकी अहलिया सरीना ईसा उनके साथ खड़ी हुई थी। और दूसरा जो आप बात करी थी, रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट एक खातून को डिप्यूट कर दिया है, तो ये भी वुमेन एम्पावरमेंट के इसका मतलब खासे हामी है जस्टिस काजी फाइज ईसा की एक पहली खातून को। कि औरतों को हाँ उनका सही मुकाम जो है उसकी निशानदेही उन्होंने की है। और ये भी कि जब भी किसी मर्द की कामयाबी होती है या औरत की कामयाबी होती है तो वो दोनों जो रिश्ता इज़्दिवाज में मुंसलिक हैं उन दोनों की ये एक मुश्तरका कोशिश की वजह से होती है। आज सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पर फुल कोर्ट बनाया गया मैडम, और उससे भी पहले एक कमेटी रूम के अंदर 15 के 15 जजेस की मीटिंग हुई, चाय की प्याली पर सर जोड़कर बैठे, जो 4 साल में नहीं हो सका था। गुज़श्ता 4 सालों में जितने चीफ जस्टिस आए वो अपना हाउस इन ऑर्डर नहीं कर सके, अपने तमाम तर जजेस को साथ नहीं बिठा सके। तो आके सबसे पहला काम ये किया कि तमाम जजेस को साथ बिठा दिया। ये किस कदर खुशाइंद अमर है? बहुत खुशाइंद है। और मैं समझती हूँ कि जो अहम हों इस तरह के तनाज़े उसके लिए सुप्रीम कोर्ट में अगर ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल में तो ये बताया गया है ना कि कैसे कायम होंगे फुल बेंचेस और कैसे कायम होंगे वो बेंचेस जिसमें सारी तश्कील नहीं आती सुप्रीम कोर्ट की। तो उन्होंने ख़ुद बल्कि ये कमेंट किया, मैंने देखा थोड़ी देर पहले, कि अगर ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जो है ये एक्ट की सूरत ले लेता है तो मेरा जो इख्तियार है उसमें कमी आएगी। ये उसकी वजह भी सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल था। इनकी प्रिंसिपल पोजीशन थी कि जब तक इसका डिसीजन नहीं आता मैं किसी बेंच का हिस्सा नहीं होगा। आज इतने इंपॉर्टेंट केस की जो समाअत है वो कैमरे के सामने हो रही है, तमाम दुनिया में नशर हो रहा है, पाकिस्तान भर के अंदर देखा जा रहा है, जैसे आप बता रही कि आप भी ये देख रही थी। ये कितना गैर मामूली नौयत का मामला है?
वैसे मैं समझती हूँ ये दुनिया भर में मैंने ये देखा कहीं नहीं, आखिर और मैं हार्वर्ड लॉ स्कूल में होके आई हूँ और मैंने ये प्रैक्टिस नहीं देखी कि जो अदालत की कार्रवाई है वो हर वक्त बराह रास्त जो है वो टीवी पे नशर हो। ममानियत भी नहीं है लेकिन ऐसी प्रैक्टिस भी नहीं है। ये पहली दफ़ा यहाँ हुआ है कि जब से वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के सस्पेंशन को इन्होंने एक तरफ कर गया, उसकी दोबारा हियरिंग शुरू की है तो उसकी लाइव हियरिंग हो रही है। लेकिन हर वक्त तो लाइव नहीं ना हो रही, ना कोई लोग देखने वाले इस बात में दिलचस्पी रखते हैं कि सारा दिन वो देखें कि टीवी पे क्या कार्रवाई हो रही है। किसको दिलचस्पी होगी? तो आप क्या समझती हैं कि अहम नौयत के केसेस को बराह रास्त नशर किया जाना चाहिए, सिलेक्टिव केसेस होने चाहिए? अब भी मैं समझती हूँ अहम नुक्ते जो होते हैं ना सिर्फ उनको हाईलाइट करें और वो दिखाएं, क्योंकि देखें जो आम शहरी है उनकी क्या दिलचस्पी है। अगर ये सारी बातें हर वक्त टीवी पे दिखाएं अहम मुकदमात, तो ज़्यादा वक्त तो टीवी का लग जाएगा सिर्फ अदालती समातों को नशर करने के लिए, और ऐसा तो मुनासिब नहीं है। आपको पता है कि किसने शेर लिखा हुआ है? शेख सादी ने लिखा है, बुलबुल चे गुफ्त गुल चे शुनी दो सबा चे करत उकनू किरा दिमाग के पुरसद से बागबा, कि हर वक्त आप यही देखते रहे कि वो क्या कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता। तो ये अंग्रेज़ी की कार्रवाई, मैं तो कोशिश ये करती थी जहाँ मेरे पास कोई आता था साइल कि मैं अदालत में जाके अगर बहस करूँ तो मैं उर्दू में करूँ। देखिए जो आपके पास आया है उसका मौक़िफ़ क्या है, आपने तो उससे एक दफ़ा पूछ लिया अपने चैम्बर में या अपने दफ्तर में। जब आप अदालत में पेश आए और आप अंग्रेज़ी में बोली जा रहे हैं, उसको क्या पता आप क्या कह रहे हैं? आपने उसका मौक़िफ़ बयान किया भी है जज के सामने या नहीं? तो अगर सारी कार्रवाई हो उर्दू में तो बहुत अच्छा हो। मैं समझती हूँ ये एक नई जो है। अब आप क्या देखती हैं जस्टिस काजी फाइज ईसा के बतौर चीफ जस्टिस ओहदा संभालने के बाद, क्या एक नए दौर का आगाज़ होने जा रहा है जहाँ इस तरह जो बैकलॉग है, ख़ासतौर पे आज उन्होंने खुद जिक्र किया 57,000 मुकदमात ज़ेर इल्तवा हैं, उनको भी सुलझाना है? फिर जिस वक्त आपको याद होगा अदलिया बहाली तहरीक कामयाब हुई थी, जस्टिस इफ्तिखार चौधरी रीइंस्टेट हुए थे बतौर चीफ जस्टिस, तो उस वक्त भी तवक्को यही थी और बड़ी खुशगुमानी थी कि एक नए दौर का आगाज़ होने जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एक चेंज्ड इंस्टीट्यूशन होगा। व्हाट आर यू लुकिंग एट? क्या ऐसा ही है? क्या बहुत ज़्यादा तवक्कुआत हैं या ज़रूरत से ज़्यादा तवक्को की जा रही है? उस वक्त उस सड़क गर्दी में मैंने तो भरपूर हिस्सा लिया था, बल्कि उसी के बाद मैं फौरी तौर पे हाई कोर्ट बार की सदर मुंतखब हो गई थी कि मेरे कोशिश उसमें शामिल थी जो हमने बहाल किया चीफ जस्टिस को। लेकिन जब बहाल हो गए तो बड़ी हमें एक अफसोस हुआ कि उन्होंने अपना चीफ जस्टिस का जो मकान था ना उसको इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी अरसलान को, और उसने कोई वहाँ दफ्तर खोला हुआ था। हालांकि चीफ जस्टिस के मकान को ऐसे मौके के लिए इस्तेमाल करना ही नहीं चाहिए, ये भी मुनासिब नहीं है। देखिए 3 हमारे सतून हैं आइन के, एक तो है अदलिया, एक है मुकन्नना और एक है जो है इंतज़ामिया। तो ये जो दौर था ना जिस वक्त उन्होंने इमरान खान के ख़िलाफ़ वो नो कॉन्फिडेंस का मोशन किया और वो फ़ारग हो गए, तो उन्होंने अपनी पार्टी को भी कहा कि जी आप इस्तीफ़ा दे दें। उसका एक तरफ़ा ये नतीजा था कि जो कवानीन इनको पसंद नहीं आते थे, जो भानुमती का कुंभा आया, उन्होंने उनकी तरमीम कर दी। और ये तो मैं समझती हूँ कि बहुत अच्छा एक काम किया है इन्होंने जाते जाते, जो साबिक चीफ जस्टिस थे बंदयाल साहब, कि उन्होंने वो जो अमेंडमेंट्स थी उनको बिल्कुल डिक्लेयर कर दिया कि दुरुस्त नहीं है और ये गैर आईनी है, और बहाल कर दिया जो था नैब का कानून जैसे वो था उसकी असल सूरत। तो ये एक जो काम उन्होंने आखिरी दिन पे किया, ये मैं समझती हूँ कि कुछ बेहतर था। लेकिन अब ये जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का लॉ अगर एक्ट बन जाए, जिसका इम्कान है, तो फिर ये है कि अपीलें भी उसी तरह धड़ाधड़ होंगी हर बात पे। नहीं तो कई 100 लोग हैं जो नैब की गिरफ्त में दोबारा आ गए हैं। और फिर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल अगर आज की समात में इसे कानूनी करार दे दिया जाता है, तो फिर जो फैसले दिए थे, जो नैब तरामीम वाला फैसला भी था बंदयाल साहब वाला, वो भी ऑटोमेटिकली नलिफाई तो हो जाएगा ना, कि वो उससे, यानी क्योंकि इस वक्त ये बिल बन चुका था, अगर उस वक्त से ये बिल लागू हो जाता है तो उसके बाद जितने बेंचेस बने वो भी गैर कानूनी गैर आईनी होंगे, उनके दिए गए फैसले भी गैर कानूनी और गैर आईनी हो जाएंगे। मैं समझती हूँ इस तरह खुद तो हर चीज़ गैर कानूनी और गैर आईनी जो है, ये इसका तो ये भी ऐलान नहीं करेंगे। ये बड़े मैं सोचती हूँ समझबूझ से फ़ैसला देंगे, और आज तो फ़ैसला नहीं आएगा। फ़ैसला तो इंशाल्लाह कल या परसों जब भी ख़त्म होगी समाअत तभी आएगा।
तो तब हमें पता लगेगा कि इनका मौक़िफ़ क्या है इन सारे नहीं, आप नहीं मामलात समझती पे आज और कोई इसका शॉर्ट ऑर्डर नतीजा आ क्या सकता है? निकला? अस खुद कोई नहीं, मैं नहीं समझती कि आने का कोई इम्कान है। सारे जजेस से कंसल्टेशन के बाद ही देंगे ना जो भी देंगे। ये तो नहीं कि सिर्फ वो फुल बेंच की हियरिंग हो रही है और एक चीफ जस्टिस। बहुत बहुत शुक्रिया जस्टिस रिटायर्ड नासरा जावेद साहिबा, मुमताज़ माहिर कानून, साबिक जज लाहौर हाई कोर्ट हमारे साथ मौजूद थी। अब